हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइज, आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 30 डेज़ बचे हुए हैं। आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप गिव अप कर सकते हैं या फिर आप अपना बेस्ट दे करके बेस्ट स्कोर को अचीव कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस पाथ पर जाना है। मुझे पता है कि ये पाथ बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इस पाथ को हासिल करने के बाद में, इस पाथ पर चलने के बाद में आपको बाद में तकलीफ़ हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पाथ को फॉलो करना है और मुझे पता है कि आप सब लोग इसी पाथ को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये पाथ एक ऐसा पाथ है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप इस पाथ को चुनते हैं तो आपको आराम तो बहुत मिलेगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से सो जाइए, 30 दिन तक लगातार मज़े कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में फिर से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर अभी गिव अप कर रहे हैं तो 2023 में भी आप लास्ट मंथ पर गिव अप कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है। सो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें, जो हम डिज़र्व करते हैं, एंड उस स्कोर को हम हासिल करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि हम अपना जो बेस्ट आउटपुट है वो ले सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में एक 30 डे प्लान की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप जितना भी स्कोर डिज़र्व करते हैं उससे तो बेहतर ही हासिल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में आपके पास दो बुक्स हैं जिसे हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ NCERT 11th एंड 12th। इसे कंप्लीट करने का एक तरीका है कि आपने क्या करना है कि 11th और 12th की जो NCERT है, आपको डेली बेसिस पर कम से कम 4 से 5 चैप्टर आपने डेली के पढ़ने की हैबिट डालनी है। अब डिपेंड करता है कि अगर चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है तो आप 4 चैप्टर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि चैप्टर की लेंथ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिस चैप्टर की लेंथ अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप 4 चैप्टर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि चैप्टर छोटे छोटे हैं तो आप 5 या 6 चैप्टर कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करेंगे डेली बेसिस पर तो आप ज़्यादा बार NCERT को रिवाइज़ कर पाएंगे, उसका जो डाटा है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो आपका सोर्स है, सबसे पहला सोर्स रहेगा आपके PYQs। उसके बाद में आपने NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। उसके बाद में आपके पास अगर किसी कोचिंग के सॉरी मॉड्यूल तो आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करनी है बायोलॉजी के सेक्शन में। स्पेशली आपने बायोलॉजी में अगर आपने फिंगर टिप सॉल्व करी है पूरी साल तो आपको उसे ही रिवाइज़ करना है, या अगर आपने कोई और बुक सॉल्व करी है लाइक डॉक्टर अली हो गई या कोई और बुक, तो आप उसे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने NCERT के चैप्टर हैं उनको पढ़ने के बाद में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक को और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो आपने डेली के अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसको सॉल्व करने में आपको अराउंड 1.5 घंटा लगेगा इनिशियली। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर चैप्टर की NCERT, राइट। और ये जो चैप्टर हैं ये आपको 1 से 2 चैप्टर डेली करने हैं, ठीक है। और ये आपको डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं तो आप 3 चैप्टर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि चैप्टर बड़े हैं तो 2 या 1 चैप्टर आप डेली बेसिस पर करते रहिए, क्योंकि अगर आप NCERT नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप लैग करें। और इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोर्स है, अगेन आपको PYQ ज़रूर करने हैं, एग्जाम्पलर करनी है, और आपको NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में। आप फिजिक्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो उसके बाद में ये सब कर लेने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिंगर टिप, या फिर अगर आपने कोई बुक फॉलो करी है पूरी साल तो आप उसे ही रिवाइज़ कीजिएगा। आप क्वेश्चंस का नंबर आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। आप 50 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डेली बेसिस पर सॉल्व कीजिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में एक स्पेशल चीज़ है कि आपको इसमें एक फार्मूला नोटबुक बनानी पड़ेगी, और डेली बेसिस पर आप
एक चैप्टर का फॉर्मूला नोटबुक बना सकते हैं, जिससे कि आप 12 से 13 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो फॉर्मूला नोट हैं, वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब फॉर्मूला नोटबुक के अंदर आपने क्या करना है, आपको फॉर्मूले लिखने हैं और उसके अंदर जितने भी आपको टर्म्स दे रखे हैं, जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं, आपने उन सभी का मतलब लिखना है और साथ ही उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक A4 साइज़ की शीट लेनी है और उस पर ही आपने फॉर्मूले ही नोट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQ करने हैं और एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर डेली बेसिस पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उनको चेक करना है कि आपकी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुई है या आपने सिली मिस्टेक्स करी है, या अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा है तो किस वजह से छोड़ा है। अगर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक मेन रीज़न होगा। आप उस रीज़न को एक मिस्टेक डायरी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक्स को अपने इवेल्यूएट नहीं करा, तो अगर आपने वो मिस्टेक्स मेन एग्ज़ाम में करी तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपने क्या करना है कि आपने अगर फिजिक्स पूरी साल पढ़ी है तो आपको दोबारा से नोट्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले आपने एक काम करना है, एक बार जिस भी चैप्टर के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आप उस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उसे गो थ्रू कर लीजिए एक बार, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो चैप्टर है आपके दिमाग में एक फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। अब अपने एक काम करना है, एक एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूले को बहुत ईजिली रिमेंबर कर पाएंगे, अपने टिप पर कर पाएंगे। आपने डेली बेसिस पर 30 दिन तक ये एक्सरसाइज करनी है, 30 दिन तक ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सुबह को उठना है, सुबह को उठते ही आपने कुछ काम नहीं करना है, आपने एक रफ कॉपी लेनी है और चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितने भी फिजिक्स के चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जितने चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं, उन सभी चैप्टर के आपके फॉर्मूले आपने लिखने हैं बिना देखे, बिना पेन उठाए। और आपने टाइमर सेट करना है 10 मिनट का। 10 मिनट तक लगातार आपने फॉर्मूले नोट करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम में तो होगा कि आप 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 फॉर्मूले ही लिख पाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप 100 से ज़्यादा फॉर्मूले लिख पाएंगे। और ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करने से क्या होगा कि आपके फिजिक्स के एक एक फॉर्मूले आपकी टिप पर आ जाएंगे। अब इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो जो उसमें वैल्यू दे रखी हैं, आप उसे जब पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपके दिमाग में जो फॉर्मूले आपने प्रैक्टिस करे हैं वो फ्लैश हो जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट हो रही है। आप इमीडिएटली वहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन नीट में ऐसे आते हैं कि आप इजीली एक फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ये एक सीक्रेट बात है। अगर आपने फार्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप इजीली 20 to 25 क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इजीली। और इस तरीके से क्या होगा कि आप बहुत कम टाइम के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे कि आपके पास टाइम बच जाएगा। जो डिफ़िकल्ट, जो लेंथी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसे कि आपको डेली 10 मिनट करना है और डेली बेसिस पर करना है 30 दिन तक लगातार। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो ये थी एक 30 डे प्लान। आपको 30 दिन तक अगर आपने इस तरह से पढ़ाई करी तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और गिव अप करना तो बिल्कुल भी हमारा ऑप्शन नहीं है, वो हम एग्ज़ाम के बाद डिसाइड करेंगे कि हम किस लेवल पर हैं। अगर हमारा ये अटैम्प्ट हमने पूरी की पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दिया, तो हम कभी भी किसी को दोष नहीं बनाएंगे कि हमारी इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम अपना 100% देंगे तो हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारी नज़र में वो हमेशा ऊंची रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। एक बात और सुन लीजिए कि जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूरी है देना। हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो NCERT बेस्ड होने चाहिए। अगर आपको किसी अच्छी कोचिंग का मॉक टेस्ट लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं 2-3, आप वहाँ से ईजिली ज्वाइन करके जितने चाहें उतने मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और उनका प्रिंट आउट निकलवा करके आप 3 घंटे के फैशन में, 3 घंटे के ड्यूरेशन में
आप उन टेस्ट को दीजिए और हफ्ते में 2 से 3 तो टेस्ट ज़रूर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उसका इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका इवैल्यूएशन आपने उस टेस्ट के सोल्यूशन के साथ नहीं करना है, आपने अपने नोट्स के साथ करना है या फिर अपनी एनसीईआरटी के साथ करना है। जो भी बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत होता है, आपने वो टॉपिक फाइंड करना है एनसीईआरटी में और आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। इस तरह से आपने एवेल्यूशन करना है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। एंड काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी टंग ट्विस्टिंग हो गई है, कुछ बातें मेरी मुझसे गलत निकल गई, तो आई एम सो सॉरी गाइज। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पर जो भी कुछ मैंने लिखा है, अगर उसमें आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ मेरी कुछ इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो मेरा जो मकसद था आपको समझाने का, मुझे बस आपको वो समझाना था। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ आते रहेंगी। अगर आपको किसी और हेल्प की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोज़।